प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के प्रमुख सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 1236 ईस्वी तक यानी कुल 26 वर्षों तक शासन किया। इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जहाँ तक बात है तो ये एक लगातार चलने वाली राजनीतिक क्रियाशीलता का परिणाम थी। मुइज़ुद्दीन के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों को विजित करने की योजना बनाई गई। ऐबक ने इसे संगठित किया एवं इल्तुतमिश ने प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करके सल्तनत के स्थायित्व को मजबूत आधारशिला रखी। सल्तनत की स्थापना के लिए इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली और चालीसा दल का गठन किया, मुद्रा व्यवस्था में सुधार किए, सफल विदेश नीति को अपनाया, राजत्व की प्रतिष्ठा स्थापित की और साथ ही गजनी से संबंध विच्छेद करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रोफेसर सतीश चंद्र का मानना है कि इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को वास्तव में सुदृढ़ बनाने वाला सुल्तान मानना चाहिए। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन की। तो इल्तुतमिश इल्बारी कबीले का तुर्क था। उसका पूरा नाम शमशुद्दीन बाउद्दीन अबुल मुनफ्फर अल्तमश यानी इल्तुतमिश था। वह शुरू से ही बड़ा सुंदर, योग्य तथा बुद्धिमान था। अतः उसके भाइयों ने ईर्ष्यावश उसे एक सौदागर यानी व्यापारी को बेच दिया था। 1197 ईस्वी में वे बिकता बिकता ऐबक के पास पहुंचा। ऐबक ने उसे सरेजादार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। आगे चलकर वह अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया। ग्वालियर के किले को जीतने के बाद उसे वहां का किलेदार बनाया गया। उसके पश्चात उसे बरन यानी बुलंदशहर का इक्ता सौंप दिया गया। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ किया था। 1205-6 ईस्वी में जब खोखर जाति ने विद्रोह किया था तो उस विद्रोह के दमन के अभियान में इल्तुतमिश सुल्तान मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ शामिल था। उसके अदम्य उत्साह, पराक्रम, साहस और वीरता से मोहम्मद गौरी भी बहुत प्रभावित हुआ था और उसने उसकी सिफारिश करते हुए कुतुबुद्दीन को लिखा था कि इल्तुतमिश के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी दिन वे ख्याति प्राप्त करेगा। उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और अंतिम रूप में इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार बन गया था। ऐबक ने उसे दास्ता से भी मुक्त कर दिया था। इन्हीं कारणों से ऐबक की मृत्यु के बाद 1211 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने उसे कुतुबुद्दीन की खाली गद्दी पर बिठाया। 1211 ईस्वी में उसने ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित किया तथा उसका वध कर दिया। यानी इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी नहीं था, वह उसका दामाद ही था, लेकिन इसके बावजूद अपनी योग्यता की वजह से सरदारों ने स्वयं उसको गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसकी मदद की। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जब वह गद्दी पर बैठा तो उसके सामने क्या समस्याएं थी। इल्तुतमिश ने ऐबक से एक आरक्षित सिंहासन और छोटा सा राज्य प्राप्त किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, दिल्ली का अस्तित्व लगभग नष्ट हो चुका था। उसके अधिकार में केवल दिल्ली, बदायूं तथा बनारस से लेकर शिवालिक पहाड़ियों तक का प्रदेश ही रह गया था। पंजाब उसका विरोधी था। उसके सत्तारोहण के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया। दूसरी ओर ऐबक के साथ के एक अन्य गुलाम कुबाचा ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित करके लाहौर तथा पंजाब के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया। शुरुआत में इल्तुतमिश के साथ के कुछ अधिकारी भी जो दिल्ली के आसपास रह रहे थे उसको सुल्तान मानने से इनकार कर रहे थे। राजपूतों को भी अपनी स्वतंत्रता जताने का अवसर मिल गया और उन्होंने कालिंजर, ग्वालियर तथा अजमेर और बयाना समेत पूरे पूर्वी राजस्थान से तुर्की शासन का जुआ उतार फेंका था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय भी इल्तुतमिश के समक्ष उपस्थित हुआ। इसके अलावा ऐबक का दिल्ली का राज्य एक अस्थिर फौजी जागीर की भांति था जिसमें स्थायित्व का अभाव था और जिसे केवल शक्ति के आधार पर ही स्थापित रखा जा सकता था। ये सभी परिस्थितियां काफ़ी संकटपूर्ण थीं, परंतु इल्तुतमिश ने अपने कौशल, साहस और शक्ति से इन सभी संकटों का मुकाबला किया और अंत में सफलता प्राप्त की। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार एक एक करके इल्तुतमिश ने अपनी कठिनाइयों को समाप्त किया और अपनी सत्ता को सुरक्षित किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्रोही तुर्क सरदारों का दमन। इल्तुतमिश ने सबसे पहले उन अमीरों की ओर ध्यान दिया जो या तो उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे या जो उसे
जो उससे स्वतंत्र हो गए थे। उसने पहले कुतबी तथा मोइज़ी अमीरों को दिल्ली के पास जूद के युद्ध में हराया। बहुत से अमीर मारे गए, बाकी अमीरों ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार दिल्ली के आसपास उसकी सत्ता जो है मजबूत हुई। इसके बाद बात करते हैं गोरी के कथित उत्तराधिकारी गजनी शासक यल्दोज की पराजय के बारे में। तो ऐबक की मृत्यु के बाद यल्दोज, जो कि मोहम्मद गौरी का एक सेना नायक था, उसने इल्तुतमिश को अपने अधीन सूबेदार के रूप में शासन करने के लिए कहा तथा स्वयं को भारत का शासक घोषित कर दिया। यहाँ की उसने शासक द्वारा सूबेदार को दी जाने वाली खिलत भी इल्तुतमिश के पास भेजी, तो इल्तुतमिश ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो यल्दोज का मुकाबला कर सके। लेकिन 1215-16 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुए एक युद्ध में यल्दोज को इल्तुतमिश ने पराजित किया और बदायूं ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश के लिए एक दोहरी विजय थी। एक तो ये कि उसकी सत्ता को चुनौती देने वाले सबसे शक्तिशाली शत्रु का अंत हो गया और गजनी से भी पूर्णतः राजनीतिक संबंधों का विच्छेद हो गया। इसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व उभर कर सामने आया। इसीलिए प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने कहा है कि इस विजय ने ऐबक का कार्य पूरा कर दिया, दिल्ली की स्वतंत्रता निश्चित हो गई। इसी प्रकार एक अन्य प्रतिद्वंदी था नासिरुद्दीन कुबाचा। तो अपने दूसरे प्रतिद्वंदी नासिरुद्दीन कुबाचा का दमन करने का मौका भी उसे जल्द ही मिल गया। सन 1220 ईस्वी में मंगोल, जो कि मध्य एशिया में अपनी सीमाएं विस्तृत कर रहे थे, वह सिंध तक आ पहुँचे और 4 वर्षों तक वे कुबाचा के प्रदेशों पर धावा बोलते रहे, जिसके फलस्वरूप कुबाचा की शक्ति पर बहुत प्रहार हुआ। इल्तुतमिश ने उसकी कमजोरी का लाभ उठाया और सबसे पहले उसने कुबाचा के समर्थक खिलजी तथा ख्वारिज्म के शाह को अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद उसने 1228 ईस्वी में 2 सेनाएं भेजी, एक लाहौर से मुल्तान पर तथा दूसरी दिल्ली से उच्च पर आक्रमण करने के लिए। इसके परिणाम स्वरूप कुबाचा ने घबराकर सिंध के निचले भाग में स्थित भक्कर के किले में शरण ली। इल्तुतमिश के सैनिकों ने किले पर भयंकर हमला किया तो वह निराश होकर सिंधु नदी में कूद पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस विजय का परिणाम यह निकला कि कुबाचा का संकट हमेशा के लिए दूर हो गया तथा मुल्तान व उच्च दिल्ली राज्य में मिला लिए गए। सुल्तान इल्तुतमिश की इस विजय से देवल के शासक सिनानुद्दीन ने भी प्रभावित होकर अधीनता स्वीकार कर ली। साम्राज्य विस्तार के अलावा इल्तुतमिश को यहाँ से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं मंगोल आक्रमणकारियों की रोकथाम की। तो 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश को अपनी इन सभी समस्याओं से भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ा। इस वर्ष मंगोल जाति का नेता चंगेज खां यानी तमुजीन ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत आ पहुंचा। चंगेज खां के आक्रमण से भयभीत मांगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता पाने के लिए उसके दरबार में एक दूत भेजा। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए दूत का वध करवा दिया और शाह को कहलवाया कि दिल्ली की गर्म जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। तब जलालुद्दीन भारत छोड़कर फारस की ओर चला गया, क्योंकि वो समझ गया था कि इल्तुतमिश उसे शरण देना नहीं चाहता है और दूसरी ओर इल्तुतमिश जानता था कि अगर जलालुद्दीन मांगबरनी को उसने शरण दी तो मंगोल भी दिल्ली तक आ पहुँचेंगे। तो इस प्रकार भारत पर आई एक भीषण आपत्ति आसानी से टल गई। इसके बाद इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिमी सुरक्षा की ओर को और भी सुदृढ़ कर दिया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार यदि इल्तुतमिश ने इससे भिन्न नीति अपनाई होती तो दिल्ली सल्तनत आरंभ में ही नष्ट हो गई होती। इस प्रकार दूरदर्शितापूर्ण नीति की वजह से इल्तुतमिश मंगोलों के आक्रमण को रोक पाने में समर्थ हो पाया। इसके बाद हम बात करते हैं राजपूतों के दमन की। तो सुल्तान जब तुर्की अमीर और सूबेदारों के भय से मुक्त हो गया तो उसने विद्रोही राजपूत नरेशों को दबाना शुरू किया। 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर, 1227 ईस्वी में मंडोर तथा 1228 ईस्वी में जालोर के चौहान नरेश उदय सिंह को पराजित कर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। सन 1232 ईस्वी में ग्वालियर के राजा मल्यवर्मन तथा कालिंजर का राजा त्रिलोक्यवर्मन भी इल्तुतमिश द्वारा पराजित हुए। इसके उपरांत उसने 1234 से 35 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया और भिलसा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया।
इसके बाद उसने उज्जैन पर आक्रमण करके वहाँ भी लूटमार की। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल की पुनर्विजय की। बंगाल पहले तुर्कों के अधिकार में आ चुका था, लेकिन बंगाल दिल्ली से काफ़ी दूर होने की वजह से समय समय पर बंगाल के जो राजा थे या जो सेना नायक थे, प्रशासक थे, वे अपने आप को दिल्ली से स्वतंत्र करने की कोशिश में लगे रहते थे। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश के समय में भी बंगाल के प्रशासक अयाज ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से मुक्त करके स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। ऐसी स्थिति में 1225 ईस्वी में मंगोलों के भय से मुक्त हो जाने पर इल्तुतमिश ने एक विशाल सेना के साथ बिहार की ओर कूच किया। बंगाल के शासक अयाज उसकी उपस्थिति से डर गया और उस आतंकित होकर उसने बिना युद्ध किए सुल्तान का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश वापस राजधानी की ओर पलटा, अयाज ने पुनः बगावत की। तब सुल्तान ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को विद्रोह दबाने के लिए भेजा, लेकिन नासिरुद्दीन लंबे समय तक वहाँ नहीं रह पाया और 1229 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तब बंगाल पुनः स्वतंत्र हो गया। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने 1230 ईस्वी में बंगाल के खिलाफ एक वापस सेना भेजी और बंगाल को जीत लिया गया। और अब उसने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, बंगाल और बिहार, और वहाँ पर दोनों जगह पर अलग अलग सूबेदार नियुक्त किए गए। और इस प्रकार बंगाल की पुनर्विजय के साथ ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय पा ली और इसके लिए उसका अदम्य उत्साह, साहस और कूटनीति सहायक साबित हुई। अब उसके बाद ये लक्ष्य था कि कैसे वो अपनी वैधता को साबित करे, कैसे अपने राजत्व को साबित करे और अपने राज्य में क्या क्या सुधार करे। तो अब हम अपनी अगली कक्षा में ये बात करेंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा क्या क्या प्रमुख कार्य किए गए और उनका क्या लाभ तुर्की सत्ता को मिला। धन्यवाद।